Welcome to all my dear student. Today we are discussing about crystal lattice and unit cell. आज हम लोग क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि एक तो ये जो चैप्टर है ना, अब आगे 3D इमेजिनेशन पर चलेगा। यानी आपको किसी भी स्ट्रक्चर को 3D में अज्यूम करना होगा। अब 3D तो होपफुली आप सब लोग समझते होंगे। आफ्टर ऑल आप 12th क्लास या प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप सबको मालूम होगा 3D क्या होता है। बट इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि 3D से मेरा मीनिंग क्या है। जैसे मान लो आप अपने अकॉर्डिंग ही सोचिए कि 3D का मतलब क्या है। 3D का मतलब ये है कि आपको अपने सामने का एनवायरनमेंट भी नोटिस करना है, आपको अपने पीछे का एनवायरनमेंट भी नोटिस करना है, आपको अपने लेफ्ट में भी ध्यान रखना है, राइट में भी ध्यान रखना है, ऊपर भी ध्यान रखना है और नीचे भी ध्यान रखना है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पार्टिकल ये है, ठीक, ये कोई पार्टिकल है, क्या है ये पार्टिकल। अब आपको इस पार्टिकल के फ्रंट की सिचुएशन भी देखनी है कि फ्रंट में क्या कंडीशन है, आपको इसी पार्टिकल के बैक वाली भी कंडीशन देखनी है कि बैक में क्या कंडीशंस है, क्या सिचुएशंस है। आपको इसके लेफ्ट में भी नोटिस करना है और आपको इसके राइट में भी नोटिस करना है। इतना ही नहीं, आपको टॉप ऊपर भी देखना है, अप डाउन अप भी देखना है और आपको बॉटम यानी नीचे की तरफ डाउन में भी नोटिस करना है। यानी आपको उसके चारों ओर का अरेंजमेंट, इन्वायरमेंट नोटिस करना है और यही 3D अजम्पशन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखें तो आप अपने लेफ्ट में, अपने राइट में, अपने फ्रंट में, अपने बैक में, अपने ऊपर, अपने नीचे, हर तरह की कंडीशन, हर तरह की सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे तो वो एक 3D अजम्पशन हो जाता है। 3D अजम्पशन से पहले मैं कुछ एक बातें और आपको बताऊं। जैसे मान लो मैं आपसे एक बात कहूं कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन एक्चुअली एक एक्सिस के अकॉर्डिंग ही तो है, क्योंकि इस लाइन को बनाने के लिए मुझे केवल और केवल एक एक्सिस की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक। इसलिए ये जो लाइन मैंने खींची है ये अलोंग द सिंगल एक्सिस है, इसलिए इसे मैं वन डायमेंशनल भी बोल सकता हूँ कि ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। बोलो बात सही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे एक प्लेन बनाना हो, क्या बनाना हो, प्लेन, इस तरह से, तो प्लेन बनाने के लिए कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। प्लेन बनाने के लिए देखो, एक तो उसकी लेंथ वाला फैक्टर होगा ये वाला, और एक उसकी विड्थ यानी चौड़ाई वाला फैक्टर होगा ये वाला। यानी अगर आपको प्लेन ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली आपको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। एक ही मान लो x है और ये मान लो y है। बोलो बात सही है कि नहीं। क्या बिना दो एक्सिस के यानी सिंगल एक्सिस पर प्लेन बनाया जा सकता है? नहीं। क्यों? सिंगल एक्सिस पर केवल एक सिंगल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, बट कभी प्लेन बनाना हो तो आपको दो एक्सिस की जरूरत होगी। इसका मतलब ये जो प्लेन है ना, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसी फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक क्यूब बनाना हो, क्यूब तो समझते हैं ना, घन, अगर आपको मान लो इस तरह से एक क्यूब ड्रॉ करना है, ठीक है, तो क्यूब तो ड्रॉ करना आप सब लोग जानते होंगे, बचपन में भी बहुत बार आप लोग क्यूब बनाते होंगे। तो मान लो हमें एक क्यूब ड्रॉ करना है, तो हमने इस तरह से एक क्यूब बनाया है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्यूब को बनाने के लिए कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जरा ध्यान से देखो, इस क्यूब को बनाने के लिए एक तो ये वाला एक्सिस चाहिए आपको, इस क्यूब को ड्रॉ करने के लिए एक ये वाला एक्सिस चाहिए आपको, और इसी क्यूब को ड्रॉ करने के लिए एक ये वाला एक्सिस भी आपको चाहिए। यानी अगर ये x एक्सिस है तो ये y हो गया और ये कौन सा हो गया, z। दैट मीन्स क्यूब को ड्रॉ करने के लिए आपको तीनों एक्सिस की जरूरत होगी। यानी क्यूब जो है वो एक कैसी फिगर होगी, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होगी। कैसी फिगर होगी? 3 डायमेंशनल फिगर होगी। बोलो बात सही है कि नहीं है।
यानी मैं आपको सिर्फ ये आइडिया देना चाहता हूँ कि 1D 2D और 3D से क्या मतलब है। मैंने कहा अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको सिंगल एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक 1 डायमेंशनल फिगर हुआ। अगर आपको एक प्लेन ड्रॉ करना है तो आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि प्लेन के अंदर 2 चीजें तो होंगी, एक उसकी लेंथ होगी, एक उसकी विड्थ होगी। बोलो बात सही है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको क्यूब ड्रॉ करना है तो फिर आपको तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। कैसे? क्योंकि अगर क्यूब है तो क्यूब के अंदर 3 फैक्टर तो होंगे, 3 लेंथ तो ऐसी होंगी जिनको हम मेजर करते हैं। जैसे मान लो एक लेंथ हो जाती है, एक विड्थ हो जाती है और एक क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। अब मेरा क्यूब से मतलब ये है कि क्यूब के अंदर तो सारी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट तो 3 होंगे ना, एक लेंथ वाला होगा, एक विड्थ वाला होगा और एक हाइट वाला होगा। बोलो बात सही है कि नहीं है। अगर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल है देन वो क्यूब होता है। लेकिन आप जब भी क्यूब को ड्रॉ करेंगे आपको 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको अब 3D में अज्यूम करना है। अगर मैं किसी पार्टिकल के बारे में कहता हूं तो आपको उसके फ्रंट में भी सोचना है, बैक में भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है, राइट भी देखना है, इवन ऊपर भी ध्यान रखना है और नीचे भी ध्यान रखना है। तीनों एक्सिस के अलोंग आपको सोचना है और फिगर्स का भी आइडिया आपको रखना है कि कौन सी फिगर किस तरह की होती है। सिंगल लाइन 1D होगा, एक प्लेन जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा और एक क्यूब जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। अब हम बात करते हैं स्पेस लेटिस के बारे में। तो देखो स्पेस लेटिस को समझने से पहले हम लोग कुछ एक अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग हम लोग डाल देते हैं कि स्पेस लेटिस, या फिर कई बार हम लोग क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। आज हम लोग इन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट सेल क्या होता है और स्पेस लेटिस क्या होता है। तो हमारी हेडिंग क्या है, स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस स्पेस लेटिस। और स्पेस लेटिस को नॉर्मली हम हिंदी में अगर बोले तो त्रिविम जालक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, त्रिविम जालक, ठीक है। और क्रिस्टल लेटिस को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। और यूनिट सेल जो है उसको हम लोग हिंदी में मात्रक कोष्टिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मात्रक कोष्टिका। तो पहले तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसे क्या कहा जाता है। हम लोग स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस के बारे में जानने वाले हैं। तो स्पेस लेटिस को हम त्रिविम जालक और क्रिस्टल लेटिस को हम क्रिस्टल जालक हिंदी में बोलते हैं और यूनिट सेल को हम लोग मात्रक कोष्टिका बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि स्पेस लेटिस क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ अरेंजमेंट बता रहा हूं। देखो जैसे ये कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है और ये मान लो चौथा पॉइंट है, ठीक है। अब चूंकि हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो आपको तो पता है कि क्रिस्टल जो होगा उसके अंदर तो पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो मान लो मैंने एक रो ये बना दी तो मैं एक और रो यहाँ बना देता हूँ रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है। मान लो एक और रो बना देता हूँ मैं, तो मैं इस तरह से 3 रो बना देता हूँ। इनको मैं पॉइंट्स की तरह मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, पॉइंट्स की तरह, ठीक है। पॉइंट थोड़े बड़े बना रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। तो ये मैंने पार्टिकल्स या पॉइंट्स की कुछ रो बना दी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसके बारे में सोचो कि ये 1D है, 2D है या 3D है। तो देखो अगर मुझे एक लाइन ही ड्रॉ करनी थी तब तो ये होता 1D ऐसे, लेकिन मैं तो इस तरफ भी आगे बढ़ रहा हूं और इस तरफ भी, यानी इसे बनाने के लिए मुझे कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट हुई, 2। एक ये वाला
और एक ये वाला। इसका मतलब अभी ये 2D फिगर है। कैसी फिगर है? 2D फिगर है। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना है तो हमें 3D में एज्यूम करना होगा और हमने 3D में ही अरेंजमेंट को समझना होगा। तो जरा ध्यान दें और ध्यान से समझें। मैंने कहा कि अभी जो ये अरेंजमेंट है ये केवल 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि मुझे इधर और इधर 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग जाने पर ही ये पूरी फिगर बनती दिख रही है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब जरा आप ध्यान दीजिएगा कि मान लो मैं इस पार्टिकल की बात करता हूँ। किसकी बात करता? इस पार्टिकल की। अभी अभी मैंने कहा था कि 3D का मतलब क्या होता है। 3D का मतलब होता है दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी और पीछे भी। अब देखो जरा, अगर मैं इसके राइट में जाऊं तो एक पार्टिकल मिलता है। मैंने राइट का एनवायरमेंट देख लिया है। अगर मैं लेफ्ट में आऊं तो मुझे एक पार्टिकल मिलता है। ये एनवायरमेंट भी मैंने देख लिया। अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे एक पार्टिकल मिलता है। ये एनवायरमेंट भी मैंने नोटिस कर लिया। नीचे जाऊं तो भी एक पार्टिकल है। ये वाला एनवायरमेंट भी मैंने नोटिस कर लिया है। लेकिन अब ये 3D तो नहीं है ना। अब 3D कब होगा? जब देखो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और ब्लैक बोर्ड के पीछे। यानी मैं इस पार्टिकल के आगे एक पार्टिकल रखूंगा इस जगह पर, ठीक है, और इस पार्टिकल के पीछे यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे एक पार्टिकल रखूंगा, यानी 2 पार्टिकल और मैं अरेंज करूंगा, तब जाके ही तो ये 3D होगा। क्योंकि दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो जरा, इस पार्टिकल की जस्ट आगे में पार्टिकल को यहाँ होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? हमारी लिमिटेशन है कि बोर्ड पर हम केवल 2 डायमेंशनल फिगर ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अजम्पशन में हम यहाँ 3 डायमेंशनल भी बता सकते हैं। कैसे? इसके जो सामने यहाँ जो पार्टिकल होगा ना, उस पार्टिकल को मैं या इसके सामने यानी यहाँ कोई पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लो ये सामने वाला पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल के पीछे भी पार्टिकल होगा, यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ भी होगा, और उस पार्टिकल को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। अब जरा देखो, इसके सामने एक पार्टिकल है, इसके पीछे एक पार्टिकल है, और गौर से अज्यूम करो अब आपको इस पार्टिकल के अराउंड चारों तरफ 3D अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा। कैसे? राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। बोलो बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब जब भी हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की बात करेंगे, पार्टिकल के 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे कि उस पार्टिकल के फ्रंट में क्या है, बैक में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, लेफ्ट या राइट में क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नोटिस करेंगे। सिमिलरली मान लो मैं इस पार्टिकल की कहता हूं, इस पार्टिकल के इस तरफ एक पार्टिकल है, इस तरफ भी है, ऊपर भी एक पार्टिकल है और नीचे भी है। लेकिन अभी ये 3D तो नहीं देखा हमने। तो 3 डायमेंशनल में जब हम देखेंगे इसको, तो हमें इसके सामने आगे भी एक पार्टिकल होगा और इसके पीछे यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे भी एक पार्टिकल होगा। तो मान लो मैं एक पार्टिकल यहाँ लिख देता हूँ, ये तो है सामने वाला पार्टिकल और ये है पीछे वाला पार्टिकल। तो देखो इस पार्टिकल के सामने ये रहा, सही है, और इस पार्टिकल के पीछे यानी ब्लैक बोर्ड के पीछे ये वाला पार्टिकल है क्या नहीं है? तो अगेन देखो ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं सभी पार्टिकल के अरेंजमेंट को इसी तरह से शो करने लग जाऊंगा तो मुझे स्पेस लैटिस प्राप्त होगा। यानी मैं स्पेस लैटिस के बारे में अगर बात करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि स्पेस लैटिस में दरअसल रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को दरअसल हम लोग पॉइंट्स भी बोल देते हैं, तो ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं। इन स्पेस इज नॉन एज स्पेस लैटिस में ये क्या कह रहा हूं कि मुझे किसी भी सॉलिड के अंदर मुझे क्या करना है,
3D अरेंजमेंट को नोटिस करना है। ठीक है, 3D अरेंजमेंट का मतलब होपफुली आप समझ ही गए होंगे। ठीक, और रेगुलरिटी के साथ नोटिस करना है। तो जब मैं किसी सॉलिड के अंदर रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को नोटिस करता हूं तो फिर मुझे स्पेस लैटिस प्राप्त होता है। यानी कि रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या पॉइंट इन स्पेस इज नॉन एज स्पेस लैटिस। क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि स्पेस लैटिस में हमने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है? ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए हैं ना, ये वाले पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। क्या कहलाते हैं? लैटिस पॉइंट। हिंदी में कहेंगे जालक बिंदु। क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस, ईच पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस इज नॉन एज लैटिस पॉइंट। यानी स्पेस लैटिस का प्रत्येक पॉइंट जो है वो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहलाता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या कि ये सारे लैटिस पॉइंट है। ठीक, अब किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्रत्येक लैटिस पॉइंट का इन्वायरमेंट एक जैसा होता है। यानी इस लैटिस पॉइंट के चारों ओर जो इन्वायरमेंट है ना, वही इन्वायरमेंट इस लैटिस पॉइंट के चारों ओर भी होगा। और क्रिस्टल को जब आगे बढ़ाएंगे तो वही इन्वायरमेंट इस लैटिस पॉइंट के चारों ओर भी होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ईच लैटिस पॉइंट यानी प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो होता है शुड हैव सेम इन्वायरमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो होता है वो पूरे क्रिस्टल में एक जैसा एनवायरनमेंट ही रखता है। जैसा इसके चारों ओर अरेंजमेंट है वैसा ही इसके चारों ओर भी अरेंजमेंट होगा। तो हम लोगों ने बात की अभी थोड़ी सी स्पेस लैटिस के बारे में, और हमने कह दिया आपसे कि भाई आपको जब भी क्रिस्टल के बारे में सोचना हो तो आपको 3D में सोचना है, यानी पॉइंट के सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी और नीचे भी, तब जाके किसी स्पेस लैटिस की बात होगी। यानी हमने कहा है कि स्पेस लैटिस दरअसल क्या है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। रेगुलर क्यों है भैया, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो रेगुलर तो होगा ही। 3 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि स्पेस लैटिस के लिए हम 3D में ही बात करेंगे। तो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल या पॉइंट, कुछ पॉइंटों का रेगुलर 3 डायमेंशनल में जो भी अरेंजमेंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस में जो ये पॉइंट होंगे वो लैटिस पॉइंट होंगे जिनको हम लोग जालक बिंदु कहेंगे। और प्रत्येक लैटिस पॉइंट के चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी प्रत्येक लैटिस पॉइंट के चारों ओर की जो व्यवस्थाएं हैं वो एक जैसी रहेंगी पूरे क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस करनी है। अब देखो, जब हम स्पेस लैटिस को थोड़ा जानने लगे तो हम अब बात कर लें कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो देखो, क्रिस्टल लैटिस भी स्पेस लैटिस ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी क्रिस्टल लैटिस में हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस में हम लोग जो लैटिस पॉइंट आपने ड्रॉ किए हुए हैं ना, उन लैटिस पॉइंटों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो वो आपका स्पेस लैटिस अब क्या कहलाने लग जाता है, क्रिस्टल लैटिस। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखें कि हम लोग when each lattice point is joined with each other, then crystal lattice is obtained।
यानी क्रिस्टल लैटिस कब मिलेगा, जब मैं जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं ना उन सबको आपस में कनेक्ट करता चला जाऊंगा तो एक फिगर बनेगी, एक आकृति बनेगी या एक अरेंजमेंट दिखाई देगा और वही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टल लैटिस हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दें, व्हेन ईच लैटिस पॉइंट इज जॉइंड विद ईच अदर, एक दूसरे से अगर आपने सभी लैटिस पॉइंटों को जोड़ दिया है तो आपको क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होगा। यानी कि मैं आपको नॉर्मली इस तरह से कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट NaCl का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, NaCl का। तो देखो NaCl की क्रिस्टल में आप लोग आगे जानेंगे कि NaCl की क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन जो होता है ना वो 6Cl- आयन से सराउंडेड होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक Cl- आयन जो होता है ना, ईच Cl- आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na+ आयन, यानी प्रत्येक Cl- आयन भी 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ होता है। तो देखो जरा, जैसे मैं यहाँ Na+ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, Na+, तो मुझे पता है कि ये Na+ 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ होगा। तो देखो फिर इसके ऊपर भी एक Cl- बना देता हूँ मैं, ठीक है, दाएं भी एक Cl- बना देता हूँ, बाएं भी एक Cl- बना देता हूँ और नीचे भी एक Cl- बना देता हूँ। ये तो कितने हो गए, 4। अब एक Na+ के सामने भी होगा Cl- और एक इसी Na+ के पीछे भी होगा। तो सामने वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई ये कौन सा Cl- है, जो सामने है, फ्रंट में है, और बैक वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अज्यूम कर पा रहे हैं कि ये वाला Cl कहाँ है, ये वाला Cl कहाँ है, इसके सामने आगे की तरफ, ये वाला Cl कहाँ है, इसके पीछे, ये तो दाएं है, ये बाएं है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। मैं सभी लैटिस पॉइंटों को जोड़ता जा रहा हूँ। ऐसे ही जो Cl- होगा वो भी 6 Na+ आयनों से सराउंडेड होगा। तो देखो एक Na+ तो इधर है, तो एक Na+ जो होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। कितने Na+ हो गए जरा देखो, 2 हो गए, है ना। कितने से सराउंडेड होगा, 6 से। तो इसका मतलब एक ऊपर होगा Na+ और एक कहाँ होगा, नीचे। कितने हो गए बताओ, 4। 1 2 3 4, ये Cl- 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 और होंगे, कैसे होंगे, एक कहाँ होगा, फ्रंट में, और एक कहाँ होगा, ब्लैक बोर्ड के पीछे। यानी Cl- के सामने भी एक Na+ होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्रिस्टल लैटिस में 3D में ही सोचना है, ठीक है। तो एक Na+ सामने होगा और एक Na+ कहाँ होगा, पीछे होगा। तो आप जरा गौर से देखें और मुझे बताएं कि ये Cl- कितने Na+ से सराउंडेड है। तो देखो जरा, ये Cl- एक Na+, ये Cl दूसरा Na+, ये Cl तीसरा Na+, ये Cl चौथा Na+, ये Cl पांचवा Na+, और ये Cl छठवा Na+। सही है कि नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक Na+ और प्रत्येक Cl- दोनों को अगर देखें तो Na+ भी 6 Cl- से घिरा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6, और Cl- भी 6 Na+ से घिरा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट बनते हैं ना, उन लैटिस पॉइंटों को अगर मैं जोड़ता चला जाऊंगा तो कोई ना कोई क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगी, और वो स्ट्रक्चर ही मेरे लिए क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है। ध्यान रखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट बनते हैं उनको अगर मैं ज्वाइन करता चला जाऊंगा तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर अवश्य ही बनेगी, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। हिंदी में हम कहेंगे कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। आई रिपीट, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित या निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा मोस्टली डिस्कशन जो होगा वो क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस पर होगा। किस पर होगा, क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस पर होगा। तो हम लोग थोड़ी सी जानकारी क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस के बारे में लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब मान लो
मैं किसी क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस की बात करता हूँ, तो देखो क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस जो है उसमें क्यूबिकल शेप होगी, तो क्यूब तो आप बनाना सब लोग जानते ही हैं, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस में सबसे पहले हम लोग एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? क्यूब। इस तरह से ये एक क्यूब बना दिया हमने, ठीक है। अब इस क्यूब को हम 8 छोटे छोटे क्यूबों में बांटते हुए हैं, यानी इसको हम, ये बड़ा क्यूब है, इसको 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले इसको 2 स्मॉल क्यूब में डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो, एक लाइन यहाँ से खींची, फिर मैंने दूसरी लाइन यहाँ से खींची, फिर मैंने यहाँ से लाइन खींची, और फिर मैंने यहाँ से खींची। देखो, ये एक बड़ा क्यूब 2 छोटे छोटे क्यूबों में बट गया, 1 और 1 2 बट गया। इधर से भी देख लो, 1 और 1 2, ठीक। अब मैं इसको 4 में डिवाइड करता हूँ। कैसे करता हूँ? मैं एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ ऐसे, फिर मैं एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ, और फिर मैं एक लाइन यहाँ से खींचता हूँ, और इस तरह से, ठीक है। अब ये 4 में हो गया। देखो, 1 2 3 4। अब मैं इसको 8 में डिवाइड करता हूँ। कैसे? एक लाइन में यहाँ से ड्रॉ करता हूँ ऐसे, फिर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और एक लाइन ऐसे, और फिर इन दोनों लाइनों को मिला देता हूँ, ठीक। अब इसके साथ हमें एक काम और करना है कि ये जो ऊपर वाला फेस का ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको नीचे वाले फेस के इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। भी और काम करना है हमें, इस वाले फेस के इस पॉइंट को इस वाले फेस के इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ? इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक काम और करना है, ये सामने वाले फेस का जो पॉइंट है इसे पीछे वाले फेस के पॉइंट से के साथ भी ज्वाइन करना है। तो मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि एक क्यूब जो है वो 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड हो चुका है। देखो, एक बार फिर से ध्यान देना। सबसे पहले हमने एक बड़ा क्यूब ड्रॉ किया, फिर हमने इस तरह से, देखो इस तरह से उसके 2 हिस्से किए, फिर हमने ऐसे उसे कट किया, ऐसे ऐसे। कैसे? ऐसे चले हम लोग, फिर हम ऐसे आए नीचे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। 4 हिस्से हो गए। फाइनली हम लोगों ने इसे बीच में से कट किया ऐसे। कैसे? यहाँ से चले, फिर इधर आए, फिर इधर आए, और फिर वापस यहाँ पहुंच गए, ठीक है। फिर हमने क्या किया? ऊपर वाले फेस के पॉइंट को नीचे वाले फेस के पॉइंट से मिला दिया। ऐसे ही हमने इस वाले फेस के पॉइंट को, ये वाला पॉइंट बीच वाला, इस वाले फेस का, इस वाले फेस का ये वाला पॉइंट, इनको आपस में मिला दिया, ठीक है। फिर हमारे पास बचा सामने वाला फेस। तो हमने ये जो सामने वाला फेस है ना, ये वाला फेस, लुक सब लोग यहाँ देखो, ये वाला फेस, इस वाले फेस का सेंटर पॉइंट ये था। इसको हमने पीछे वाला फेस कौन सा है? ये देखो, ठीक है। ये वाला पीछे वाला फेस, सॉरी, ये वाला, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये रहा। इनको आपस में मिला दिया। तो ये कितने घन हो गए? 8 हो गए। कैसे? देखो जरा, एक घन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8। यानी हमने एक लार्ज क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर लिया है। अब चाहे तो मैं आपको एक स्मॉल क्यूब इसके अंदर दिखा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा उसे अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। देखो जरा, ये लाइन थोड़ी कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखो, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक स्मॉल क्यूब इसके अंदर दिखाई देगा। देखो जरा, ये वाला, ये देखो। अब आपको होपफुली इसमें एक स्मॉल क्यूब दिखाई देने लग गया होगा। तो ये एक स्मॉल क्यूब है ना। ऐसे कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4। तो 4 ऊपर है और 4 ही कहाँ? नीचे। 1 2 3 4। टोटल कितने क्यूब हो गए? 8। देखो एक बार फिर से, 1 2
3 4 और नीचे भी तो होंगे 4, इसके नीचे 5 6 7 और 8, टोटल कितने क्यूब बन गए 8। अब देखो मैं क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लैटिस पॉइंट भी लिखूंगा, तो बिना लैटिस पॉइंट के तो क्रिस्टल बनेगा नहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं हम। क्रिस्टल लैटिस हम उसे कहते हैं जब हम किसी स्पेस लैटिस के सारे लैटिस पॉइंटों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दें, मतलब टच कर दें, और टच करके जो भी फिगर बनती है वही तो क्रिस्टल लैटिस होती है। या हिंदी में कहें तो त्रिभुज में किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को ही आप लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हो। तो मैं कुछ पार्टिकल या लैटिस पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखो कुछ लैटिस पॉइंट में बना रहा हूं। ठीक है, इस तरह से हर एक स्मॉल क्यूब के कॉर्नर पर हम लोग लैटिस पॉइंट रख रहे हैं। यहाँ भी हमने लैटिस पॉइंट रखा है, यहाँ और यहाँ रखा है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये एक मान लो सिंपली लैटिस पॉइंट है जिसमें मैंने क्यूब के स्मॉल क्यूब के हर कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट रखा। तो देखो मैंने यहाँ भी रखा है, यहाँ 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 भी है लैटिस पॉइंट। तो मैंने क्या किया है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाया है। क्या बनाया है, एक क्रिस्टल लैटिस, और वो भी कैसा है, क्यूबिकल टाइप का है। बोलो है कि नहीं। ठीक, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर मैं गौर से इस पूरे क्रिस्टल लैटिस को देखूं तो मुझे नोटिस होगा कि भाई इस पूरे क्रिस्टल के अंदर ऐसे 8 स्मॉल क्यूब हैं। बोला है कि नहीं है। कितने क्यूब है, 8 स्मॉल क्यूब हैं। यानी ये पूरी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी हुई है, 8 स्मॉल क्यूब से मिलकर के बनी हुई है। बोलो बात सही है कि नहीं है। यानी ये जो एक छोटा सा स्मॉल क्यूब है ना, इसके ही रिपीट होने से बार बार ये पूरा लैटिस आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल क्यूब यहाँ बनाया है ना, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से। देखो ये एक स्मॉल क्यूब है, और ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं इस लैटिस के अंदर, इस लैटिस के अंदर ऐसे 8 स्मॉल क्यूब हैं। कितने स्मॉल क्यूब हैं, 8। बोलो है कि नहीं है। और इस स्मॉल क्यूब से ही मिलकर के ये बड़ा वाला क्यूब बना है कि नहीं बना। इसका मतलब ये जो स्मॉल क्यूब है ना, ये उसकी रिपीटिंग यूनिट है, जिसके बार बार रिपीट होने से संपूर्ण लैटिस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होती है उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका बोलते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि मान लो मैं एक वॉल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, वॉल मतलब दीवार बनाता हूँ। ठीक है, और वो मान लो ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने एक दीवार बना दी है, ये लो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये दीवार किससे मिलकर बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, भाई ईंटों से मिलकर बनी है, ब्रिक्स से मिलकर बनी हुई है। यानी मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यानी ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ जिसके बार बार रिपीट होने से ये पूरी जो है दीवार बन रही हो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट तो ये ब्रिक्स है, ये ईंट है, क्योंकि इसके बार बार रिपीट होने से ही तो ये पूरी वॉल बन रही है कि नहीं बन रही। इसका मतलब ये जो है, ये इसकी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। क्या है, रिपीटिंग यूनिट है। और जो रिपीटिंग यूनिट होती है जिससे पूरी स्ट्रक्चर बन जाती हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। बोलो बात सही है कि नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल्स ही तो होती है। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। हमारी बॉडी
बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी क्या है, सेल्स होती है। तो हमारे लिए सेल्स क्या है, एक यूनिट सेल, क्योंकि उस सेल्स के बार बार रिपीट होने से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं जिसकी बार बार रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसे मैंने अभी एक क्यूबिकल लैटिस यहाँ बना दिया, तो मैंने कहा भाई इस क्यूबिकल लैटिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक स्मॉल क्यूब के बार बार रिपीट होने से ये पूरा लैटिस बना है। ये स्मॉल क्यूब ये रही, ठीक है, इसी के बार बार रिपीट होने से ये पूरा का पूरा लैटिस बना है। इसका मतलब इस लैटिस की रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये रही, और इसी रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल से हमारा मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल। क्या मतलब होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा हो, क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल विच repeat again and again, जो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, अगेन एंड फॉर्म इंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, क्या कहलाती है, वो यूनिट सेल कहलाती है। तो होपफुली आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि यूनिट सेल से हमारा क्या मतलब है, क्रिस्टल लैटिस से हमारा क्या मतलब है। हमने पहले ही कहा था कि क्रिस्टल को अज्यूम करने के लिए 3D में सोचना होगा, एक लाइन 1D, एक प्लेन 2D होता है, और अगर हम क्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाएं तो डेफिनेटली वो 3D होगा, क्योंकि उसको ड्रॉ करने के लिए आपको 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। हमारी लिमिटेशन है कि बोर्ड पर हम केवल 2D फिगर ही बना पाते हैं, लेकिन 3D को हम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, किसी भी पार्टिकल को सोचना है तो कैसे सोचना है 3D में, कि भाई उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, यानी उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ में कैसा एनवायरनमेंट है, वो सब आपको सोचना है। वही 3D अरेंजमेंट होता है। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि स्पेस लैटिस क्या होता है, तो मैंने कहा था रेगुलर 3D अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट और पार्टिकल्स इन स्पेस, यानी त्रिविमीय अवयवी कणों का एक नियमित अरेंजमेंट जो होता है वही आपका स्पेस लैटिस होता है। क्या होता है, स्पेस लैटिस होता है। अब यदि हम स्पेस लैटिस में जितने भी लैटिस पॉइंट आपने ड्रॉ किए हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं, उन सबको अगर आप लिंक कर देते हो, जोड़ते चले जाते हो, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। यानी सभी लैटिस पॉइंटों को मिलाकर जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी, वही स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगी। हिंदी में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिविमीय यानी 3D में किसी क्रिस्टल में उपस्थित सभी अवयवी कणों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ध्यान रहे, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या स्पेस लैटिस में जितने भी पॉइंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट कहलाते हैं। और प्रत्येक लैटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट पूरे क्रिस्टल में एक जैसा ही होता है, यानी सेम एनवायरनमेंट ही होगा हर लैटिस पॉइंट के चारों तरफ। और ये जो लैटिस पॉइंट आपने ड्रॉ किए होते हैं, ये वाले, ये लैटिस पॉइंट एक्चुअल में किसको बता रहे होते हैं, ये लैटिस पॉइंट एक्चुअल में किसी पार्टिकल को ही बता रहे होते हैं। किसको बता रहे होते हैं, पार्टिकल को। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका क्रिस्टल कैसा है। यानी ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, इट में बी एटम, और इट में बी आयन, ये आयन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्रिस्टल लैटिस किस टाइप का है। तो अभी हमने स्पेस लैटिस को देखा,
थ्री डी अरेंजमेंट के बारे में समझने की कोशिश की, और उसके बाद हमने क्रिस्टल लैटिस को देखा, और फाइनली फिर हमने यूनिट सेल को देखा। जब हम किसी क्रिस्टल लैटिस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, जिसके बार बार रिपीट होने से इंटायर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा हो, पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो रहा हो। तो फिर हम उस स्मॉलेस्ट यूनिट को, जिससे बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल बना हुआ है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कह देते हैं? यूनिट सेल। जैसे मैंने कहा ये कोई क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस है, तो मैंने देखा कि इस छोटे से क्यूब के बार बार रिपीट होने से ही पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। दैट मीन्स ये छोटा सा क्यूब ही इसके लिए क्या है? यूनिट सेल है। सिंपल आइडिया यूनिट सेल का यहाँ से ले सकते हैं कि ये दीवार किससे बनी है? ईंटों से, और इसका मतलब इस ईंट के बार बार रिपीट होने से ही पूरी वॉल बनी है। तो इस वॉल की रिपीटिंग यूनिट क्या है? ईंट, ब्रिक्स। जो रिपीटिंग यूनिट है जिससे पूरी दीवार बन रही है, वही तो क्या है? यूनिट सेल है। बोलो बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल का मतलब है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल विच रिपीट अगेन एंड फॉर्म इंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो हमने ये पूरा क्रिस्टल लैटिस देखा कि भाई ये इस तरह का एक क्रिस्टल लैटिस होता है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो एक स्मॉल क्यूब था, और उस स्मॉल क्यूब को ही हमने क्या नाम दिया था? उस स्मॉल क्यूब को ही हमने यूनिट सेल कहा था। क्या कहा था? यूनिट सेल। तो अब हमारे लिए ये क्या है? ये एक यूनिट सेल है जिसके बार बार रिपीट होने से ही पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा यूनिट सेल पे बात करते हैं कि अगर ये यूनिट सेल है तो मैं इसको यहाँ अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। जरा ध्यान देना कि मान लो मेरे पास एक क्यूब जैसी यूनिट सेल है। कैसी यूनिट सेल है? क्यूब जैसी है। आप तो जानते हैं किसी भी क्यूब को ड्रॉ करने के लिए कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी? 3, क्योंकि क्यूब एक 3D फिगर है ना। तो एक एक्सिस तो ये हो गया, एक एक्सिस आपका ये वाला हो गया, और एक एक्सिस आपका ये वाला हो गया। ठीक है, सपोज ये एक्स है, इसको मान लिया वाई और इसको मान लिया जेड। ठीक है, अब देखो एक लेंथ तो ये होगी, एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये होगी। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब क्यूब है तो ये सारी लेंथें बराबर हो सकती हैं, वो हम बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ को ए कह दूं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं बी कह दूं, या मैं ऐसे लिखूं, इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, और यहां से यहां तक की लेंथ को क्या कह दूं? सी। तो कितनी लेंथ होंगी मेजरमेंट के हिसाब से? 3 लेंथ होंगी, 3 लेंथ। कौन कौन सी 3 लेंथ होंगी? ए, बी एंड सी। ठीक है, अब ये 3 लेंथ होंगी, ये ए, ये बी और ये सी। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये लेंथ है, ये हाइट है और ये विड्थ है। ठीक है, अब हम लोग इनके बीच के एंगल्स को भी नोट करते हैं। सपोज दैट बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, और सी और ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है वो गामा है। कौन सा है? गामा। ठीक है, तो 3 लेंथ के साथ साथ 3 ही क्या होंगे? 3 एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे? 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो टोटल ही कितने हो गए? 3 तो लेंथ हो गए ए, बी एंड सी, और 3 ही एंगल हो गए अल्फा, बीटा और गामा। ये जो 6 क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये 6 यूनिट सेल के पैरामीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरामीटर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं, तो आप कह सकते हो 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? 6 कैसे? 3 तो लेंथ होंगे ए, बी और सी, और 3 ही क्या होंगे? एंगल होंगे। ठीक है, तो 3 लेंथ एंड 3 एंगल इन बिटवीन देम, उनके बीच के 3 एंगल होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पैरामीटर है। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ही यूनिट सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है, विभेदित किया जाता है या पहचाना जाता है, जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखना कि इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर unit cell are 7 type।
यानी कुल मिलाकर 7 टाइप की यूनिट सेल होती हैं। किस आधार पर? इन पैरामीटर्स के आधार पर। इन 7 टाइप को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग समझ जाएं। क्रिस्टल लैटिस से मतलब है कि स्पेस में जितने भी लैटिस पॉइंट है उन सबको ज्वाइन करके कोई स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होगी वही आपका स्पेस क्रिस्टल लैटिस होगा। ठीक है, यानी त्रिविमीय अवयवी कणों का एक निश्चित अरेंजमेंट जो है वही आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का निर्माण किसी स्मॉलेस्ट यूनिट के रिपीट होने से होता है और वो यूनिट सेल होती है। और किसी भी यूनिट सेल के अंदर 6 पैरामीटर हो सकते हैं, 3 लेंथ हो सकती है और 3 एंगल हो सकते हैं। और उन 6 पैरामीटर्स के आधार पर टोटल 7 टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टाइप ऑफ यूनिट सेल डिस्कस करने से पहले हमें क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस मालूम होनी चाहिए। तो हम पहले क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। मान लो मैं एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, अब आपको जवाब देना है कि इस क्यूब के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं। तो ये क्या है? एक क्यूब है, बड़ा सारा बना रहा हूं। ये क्या है? एक क्यूब है। ठीक है, अब देखो इस क्यूब में कुछ बातें आपको बतानी है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्यूब में आप लोग सब रहते तो एक क्यूब में ही है ना, मतलब रहते तो एक कमरे में ही है ना हम सब लोग, तो क्यूब से तो हम लोग परिचित हैं। कमरा एक तरह से क्यूब ही होता है। ठीक है, क्यूब टाइप का होता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि कई कमरों की लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग हो जाती है, तो वो क्यूबॉइड भी हो सकता है। बट इन जनरल रहते तो किसी घन या घनाकार टाइप के ही कमरे के अंदर होंगे, तो ये वही कमरा है। ठीक है, अब मुझे आपसे कुछ पूछना है कि पहला मुझे पूछना है कि किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? कॉर्नर समझते हैं? कोने कितने होते हैं? ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने कोने हैं। यहां मैं आपको बता दूं, यही तो होता है कॉर्नर। ये बोलो होता है कि नहीं होता? तो कितने कॉर्नर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8। याद रखेंगे आप लोग, कमरा होता है सामने, गिन सकते हैं। अगर आप समझ पाए तो मैं बताऊं, एक सामने होता है, एक उसके नीचे होता है 2, एक इस तरफ होता है 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप यहां से देखें तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा सवाल कि किसी भी ये कॉर्नर है ना, किसी भी क्यूब के अंदर एज कितने होते हैं? एज समझते हैं? किनारे। तो आपको क्यूब के बारे में बताना है कि कितने किनारे होते हैं। किनारे किसे कहते हैं? 2 कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो किनारे कहलाती है। जैसे कॉर्नर नंबर 1 और 8 को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी? ये रही, तो ये क्या है? किनारा। 2 और 7 को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी? ये रही, ये भी क्या है? किनारा। 1 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ये रही, ये भी क्या है? किनारा। तो जरा मुझे बताएं कितने होते हैं, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। एक किनारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर देखो 5, यहाँ देखो 6, यहाँ देखो 7। ठीक है, फिर ये भी है किनारा, तो ये हो गया 8, ये भी है, ये हो गया 9। ठीक है, 9, ये भी है, तो ये कौन सा हो गया? 10। ये भी तो एक किनारा है, ये कितना हो गया? 11। ये भी तो एक किनारा है, ये कौन सा हो गया? 12। कितने को टोटल एज मिले आपको? 12। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो याद रखेंगे कि किसी भी क्यूब के अंदर 12 कॉर्नर एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12। एज से मतलब क्या है? ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं। ये वाली लेंथ क्या है? एज ही तो है।
तो कितने हैं ऐसे एज? 12 एज होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी क्यूब के अंदर फेस कितने होते हैं? फेस समझते हो? फलक, यानी दीवारें कितनी होती हैं? जैसे बताओ मुझे, कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 6 होती है ना? कितनी होती है? 6। कैसे कैसे होती है? दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, यही तो फेस होते हैं। तो इस क्यूब के अंदर कितने फेस हैं बताओ जरा? इस क्यूब के अंदर भी 6 फेस होंगे। जैसे ऊपर वाला फेस मैंने ये दिखा दिया आपको, बोला है कि नहीं है? तो नीचे वाला फेस ये रहा, बोला है कि नहीं? कितने फेस हो गए? 2। ऐसे ही मैं ये वाला बता दूं, ये कौन सा फेस है? 3। और इधर वाला फेस कौन सा है? ये 4। ये तो 4 ही हुए। तो माय डियर, एक फेस सामने वाला भी तो होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? जहां मेरी उंगली जा रही है गौर करो, ये वाला, ये वाला, ठीक है? तो ये कौन सा फेस है? सामने वाला, बोलो है कि नहीं है? ठीक। अच्छा, एक अगर सामने है तो एक इसके पीछे भी होगा, तो एक फेस पीछे वाला, मेरी उंगली पर ध्यान दें, ये पीछे वाला फेस देखो, दिख रहा है? विजिबल हो रहा है ना? तो ये कौन सा फेस है? पीछे वाला। एक बार फिर से देखो, ये सामने वाला फेस, ठीक है? ये पीछे वाला, ठीक है? तो टोटल कितने फेस हो गए? 6। देखो जरा, 1 2 3 4, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे। तो कितने फेस होते हैं टोटल? तो फेस होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर 6। कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ध्यान रखोगे आप ये। अब देखो कुछ और चीजें। अब मैं इसमें सेंटर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? सेंटर की, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं सेंटर 2 तरह से लेता हूँ। देखो, एक तो मैं मान लो इस छत का एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये भी सेंटर है, मगर किसका है? इस वाले फेस का सेंटर है, ठीक है? एक मैं एक बीचों बीच में यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये भी एक सेंटर है, मगर ये किसका सेंटर है? क्यूब का। किसका है? क्यूब का। तो ध्यान देना कि अगर मैं क्यूब के सेंटर की बात कर रहा हूं तो ये कहलाएगा बॉडी सेंटर। क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर, ठीक है? क्योंकि ये पूरी बॉडी का सेंटर है और किसी भी बॉडी का एक ही सेंटर होता है। तो बॉडी सेंटर की नंबर हमेशा कितनी होती है? 1। इस क्यूब का एक ही तो सेंटर होगा और वो ये होगा, ठीक? लेकिन अगर मैं इस वाले सेंटर की बात कर रहा हूं तो ये सेंटर क्यूब का नहीं है, ये सेंटर किसका है? फेस का। इसलिए इसे हम लोग फेस सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस सेंटर। अब मुझे बताओ, किसी क्यूब के अंदर कितने फेस सेंटर होते हैं? अरे भाई, जितने फेस होंगे उतने ही तो फेस सेंटर होंगे, क्योंकि हर फेस में एक सेंटर होता है। तो बताओ मुझे कितने फेस है इसके अंदर? 6। तो 6 फेस है तो 6 ही क्या होंगे? सेंटर। जैसे एक छत का सेंटर, एक फर्श का सेंटर, एक दाएं वाले फेस का सेंटर, एक बाएं वाले का, एक सामने वाले फेस का सेंटर और एक पीछे वाले फेस का सेंटर। तो जितने फेस होंगे उतने ही क्या होंगे? फेस सेंटर। तो किसी भी क्यूब के अंदर फेस सेंटर की नंबर कितनी होगी? 6 होगी। कितनी नंबर होगी? 6। ध्यान रखोगे आप लोग इस बात को। तो मैं क्यूब के बारे में बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो इस पूरे चैप्टर्स के अंदर काम आने वाली है। एक बात और हम लोग डिस्कस करेंगे कि मान लो ये क्यूब है। क्या है? क्यूब। अब इस क्यूब के अंदर होपफुली आप फेस पहचान रहे होंगे अच्छे से कि फेस कौन सा होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है? ये पूरा ये क्या है? एज। ये भी क्या है? एज, यानी किनारा। ये भी किनारा है और ये भी किनारा है। लेकिन अब ये पूरा क्या बन गया है? फेस बन चुका है। इस फेस के बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट लूं तो वो क्या होगा? फेस सेंटर होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इस किनारे, इस कोने को, एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, कर दिया, तो इस तरह से ज्वाइन करने पर एक डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा? डायगोनल, यानी एक विकर्ण बनेगा। सही है? ये डायगोनल किसका है? क्यूब का है या फेस का है? फेस का है, इसलिए इसे हम लोग फेस डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस डायगोनल। तो आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि फेस डायगोनल कौन सा होता है? ये वाला, है ना? ऐसे में यहां से कट करूं,
यहाँ से निकालो, तो ये भी क्या है, फेस डायगोनल। अच्छा, एक फेस में कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। देखो एक फेस डायगोनल तो ये रहा। अच्छा, ये फेस डायगोनल कहाँ से जाएगा, फेस के सेंटर से, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये फेस डायगोनल यहाँ से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो एक फेस डायगोनल तो ये हो गया, दूसरा फेस डायगोनल ये हो गया। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो एक फेस में कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं, 2। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी आगे बनेंगे, इसलिए अभी से बता रहा हूं कि ये और ये वाला जो मैंने डायगोनल बनाया है ये फेस डायगोनल होता है, और एक फेस में आप 2 फेस डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान देंगे इस बात को। अच्छा, अब मुझे बताना कि मान लो मैंने एक और क्यूब बना दिया इस तरह से, ये वाला क्यूब मैंने बनाया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं कोई लाइन यहां से और यहां तक खींचू तो फेस डायगोनल होगा, यहां से यहां तक खींचू तो फेस डायगोनल होगा, मतलब फलक का विकर्ण होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं, है ना, और एक पॉइंट ये ले लूं, यानी कमरे के मैं 2 अपोजिट कॉर्नर ले रहा हूं, ठीक है, ये फेस के नहीं है, क्योंकि देखो फेस तो ये है, ये रहा, ठीक है। मैं तो इस वाले फेस का ये और पीछे वाले फेस का ये वाला कॉर्नर ले रहा हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सामने वाले फेस को देखो आप लोग, ये सामने वाला फेस सही है, पीछे वाले फेस को देखो, ये पीछे वाला फेस, ठीक है। मैं चलो इसको एक बार डार्क कर देता हूं ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सकें। ये देखो सामने वाला फेस, सही दिखा है। अब देखो पीछे वाला फेस, देखो पीछे वाला फेस ये रहा, सही है। तो ये कौन सा फेस है, सामने वाला, और ये कौन सा है, पीछे वाला। तो मैं एक पॉइंट तो ले रहा हूं इस वाले का, ठीक है, और एक पॉइंट ले रहा हूं पीछे वाले का, समझ गए। मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही फेस के नहीं है, ये पॉइंट तो सामने वाले फेस का है इसका, और ये पॉइंट किसका है, पीछे वाले फेस का, सही है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ठीक है, तो ये फेस डायगोनल तो नहीं है, क्योंकि फेस डायगोनल तो क्या होता है, किसी फेस के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाता है, ठीक है, किसी फेस के 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाता है। यहां मिले तो फेस के कॉर्नर ही हैं, लेकिन एक ही फेस के नहीं है। सामने वाला फेस ये रहा, इसका एक कॉर्नर, और पीछे वाला फेस जो ये है इसका एक कॉर्नर, और 2 फेसों के कॉर्नर को मिलाया है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक्चुअल में बॉडी डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी डायगोनल, यानी ये पूरे घन का ही विकर्ण है, ठीक है, जो कहां से पास होगा, बॉडी सेंटर से। ये पॉइंट कौन सा है, अभी अभी बताया था ना, ये पॉइंट कौन सा है, बॉडी सेंटर, तो कहां से पास होगा, बॉडी सेंटर। ये पॉइंट कौन सा है, फेस सेंटर, तो फेस डायगोनल कहां से पास होगा, फेस सेंटर से। एक क्यूब के अंदर जो एक फेस होता है, उस एक फेस पे कितने फेस डायगोनल हो सकते हैं, 2, ठीक है। बॉडी डायगोनल कहां से पास होगा, बॉडी सेंटर से, तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी क्यूब से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। पहली इंफॉर्मेशन कि क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। एज कितने होते हैं, मतलब किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। आप घर में कमरे में रहते होंगे, गिन के देखिएगा, ट्राई करना कितने कॉर्नर है, कितने एज है, कितने फेस हैं। फेस कितने होते हैं, 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि किसी भी बॉडी का एक सेंटर होता है जो बीचों बीच में होगा, तो ये इसका बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर हमेशा हर बॉडी का एक ही होता है। अच्छा, फेस के बीचों बीच में जो सेंटर होगा उसको फेस सेंटर कहेंगे। कितने फेस सेंटर होंगे, जितने फेस होंगे। फेस कितने हैं, 6, तो 6 ही फेस सेंटर बनेंगे, ठीक है। किसी फेस सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो उसके 2 अपोजिट कॉर्नर को मिला रही हो, क्या कहलाएगी, फेस डायगोनल। एक फेस में कितने फेस डायगोनल खींच सकते हो आप, 2,
कितने खींच सकते हो? 2। लेकिन बॉडी डायगोनल क्या होता है? बॉडी सेंटर से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, तो सामने वाले फेस का ये वाला कॉर्नर और पीछे वाले फेस का ये वाला कॉर्नर, दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो बॉडी सेंटर से निकलेंगे, और बॉडी सेंटर से पास होने वाली लाइन ही किसको बताएगी? बॉडी डायगोनल को बताएगी। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे सोच करके बताना अगली क्लास में, या सोच के रखना क्या, कि किसी भी क्यूब में टोटल फेस डायगोनल कितने होते हैं और किसी भी क्यूब में टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं। ठीक है, होपफुली कल आप इस सभी इसका जवाब सोच करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।